अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहां ज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहां ज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बीएससी थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि टेम्परेचर का है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिनमें पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको डायरेक्टली लेबॉर्ट्री में मेजर किया जा सकता है, उनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ या मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स कह सकते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो जो पैरामीटर्स होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा द पैरामीटर दैट कैन बी measured directly in laboratories, measured directly in lab। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं जी मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। ठीक है, जिसमें आप जो है वो इनकी एग्जांपल दे सकते हैं। प्रेशर, मिसाल के तौर पे प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, या अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, तो ये चीज़ें आप डायरेक्टली लैब में मेजर कर सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। अब बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स की। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, तो ये कौन से पैरामीटर्स हैं? ये वो पैरामीटर्स हैं जिनको आप डायरेक्टली लैब में मेजर नहीं कर सकते, तो इनको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। कैन नॉट बी measured डायरेक्टली इन लैब। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे जी माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। और अगर इनकी एग्जांपल की जो है वो डिस्कस की जाए, तो इनकी एग्जांपल है जैसे वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालनी हो गैस मॉलिक्यूल्स की, या काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और इसी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इसकी एग्जांपल्स हैं माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक जो है वो आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं। जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अपना जो मेजरमेंट करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं, तो उन वो असल में क्या करती हैं, वो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से टेम्परेचर भी इसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कोई कांस्टेंट इसके साथ लगे होते हैं, तो यानी राइट हैंड साइड पे माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है और लेफ्ट हैंड साइड पे मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। अब बात कर लेते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे एफएससी में भी मैंने बताया, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी, तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि अगर दो सिस्टम हो, तीन सिस्टम कंसिडर कर लें, ए बी सी, ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम है, और इन दोनों के दरमियान कोई हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही। और बी और सी भी अलहदा आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये है जी लॉ, कौन सा जी? ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ए एंड बी
आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, सिस्टम है, और सिस्टम में अगर हम चाहते हैं कि दो सिस्टम्स के दरमियान आपस में जो है हीट ट्रांसफ़र ना हो, तो उन दोनों सिस्टम्स के दरमियान जो हम वॉल बनाते हैं दोनों सिस्टम्स के दरमियान, अगर हम चाहते हैं हीट ट्रांसफ़र ना हो, तो जो वॉल है वो कौन सी होती है जी? एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल ऐसी होती है कि जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ Q इज़ इक्वल टू 0। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि दो सिस्टम्स के दरमियान हीट ट्रांसफ़र हो या सिस्टम के अंदर इन्वायरमेंट से हीट आए, तो उसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी बनानी पड़ती हैं जी? उन वॉल्स को कहते हैं डायाथर्मिक वॉल्स। डायाथर्मिक वॉल्स वो होती हैं जो कि हीट को ट्रांसफ़र होने देती हैं। डायाथर्मिक वॉल्स, एक मिनट, डायाथर्मिक वॉल्स, हीट ट्रांसफ़र इसमें होता है। चलें, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे जी? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद इसके डिफरेंट यूनिट्स बताऊंगा। टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी सिस्टम की मेजर ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर उस सिस्टम का। द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसको भी टेम्परेचर कहते हैं। किसी भी सिस्टम में गैस मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको भी टेम्परेचर कहते हैं। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं जी टेम्परेचर। तो दोनों ये क्या है जी? टेम्परेचर की ही डेफिनेशन है। ठीक है, टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं उनको मेजर किए करने के लिए। ठीक है, तो यूनिट्स में अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी सेल्सियस स्केल की, या इन तीनों का इकट्ठा भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे चलें मैं डिफाइन कर देता हूँ। सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल जो है वो पूरी वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है। सेल्सियस स्केल जो है उसके दो कैलिब्रेशन पॉइंट होते हैं, यानी सेल्सियस स्केल जो है इसी तरीके से होता है ना एक स्केल। ठीक है, उसका एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, एक मिनिमम पॉइंट होता है। तो सेल्सियस स्केल में जो मिनिमम पॉइंट होता है वो होता है जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैक्सिमम क्या होता है जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेल्सियस स्केल होता है। ठीक है, और ये डिवाइड होता है 100 इक्वल पार्ट्स में। ये जो स्केल है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो कोई से भी दो पार्ट्स के दरमियान, कोई से भी दो पॉइंट के दरमियान जो है वो 1 डिग्री होता है। ठीक है, बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव पार्ट्स टेम्परेचर इज 1 डिग्री। ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और 1 डिग्री के 100 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा
आगे बना लेता हूँ ताकि क्लियर रहे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, ये पहला पॉइंट होता है इसका। और नेक्स्ट पॉइंट होता है जी इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी इन्हीं दो टेम्परेचर्स के दरमियान में ये टेम्परेचर को मेजर करता है। तो ये है आपका वो स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे है जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यहाँ है जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये रहता है। और सेंटीग्रेड में अगर सेल्सियस स्केल में अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाए तो वो कितना होगा, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ये होता है जी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। तो ये हो गया जी हमारा सेल्सियस स्केल। अब हम बात कर लेते हैं किसकी जी, अब हम बात कर लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। फ़ारेनहाइट स्केल, ये कौन सा स्केल है जी? फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो बेसिकली ये भी एक मिनिमम और एक मैक्सिमम पॉइंट के दरमियान जो है वो ऑपरेट करता है। और ये जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ किया जाता है वो बेसिकली। तो इसके दो कैलिब्रेशन पॉइंट है, कौन कौन से हैं ज़रा देख लेते हैं। तो अगर ये स्केल है, एक इसका मिनिमम पॉइंट होगा, एक मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो जो इसका मिनिमम पॉइंट है जिसको हम कहते हैं जी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, FP लिख रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। और ये क्या है जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसको थोड़ा सा मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि लिख सकें। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और यहाँ पे कौन सा होगा जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये देख लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इस स्केल में कितने होंगे। ये जो आपका फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और इसको जो है 180 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया होता है। इसको डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 32 में 180 ऐड कर दो, 212 बन जाएगा। डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 180 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और इसमें से हर पार्ट जो है वो 1 डिग्री का होता है। ईच पार्ट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है, ठीक हो गया। अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देखना हो फ़ारेनहाइट में तो कितना होगा, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में देखना हो तो कितना होगा जी? अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि फ़ारेनहाइट को और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं आपस में। तो अगर आपके पास टेम्परेचर दिया हो सेंटीग्रेड में तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे लेके जाएंगे। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बराबर होगा 9/5 TC यानी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। इसी इक्वेशन से आप फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जा सकते हैं, इसी से सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में भी आ सकते हैं वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ पता चल रही है कि फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता है,
फ़ारेनहाइट की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, स्मॉलर देन, ठीक है, बल्कि इसको फॉर टेम्परेचर ना लिखो, इसको डिग्री लिख लो। डिग्री इन फ़ारेनहाइट जो है वो लाजमी तौर पे डिग्री इन सेल्सियस स्केल जो है वो उससे कम होती है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं केल्विन स्केल की। केल्विन स्केल, केल्विन स्केल क्या होता है जी, इसमें भी मेजरमेंट की जाती है, और इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीग्रेड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं टी सी इज इक्वल टू टी है ये केल्विन में -273, और अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड में गिवन है, उसको केल्विन में लेके जाना है, तो केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273, यानी सेंटीग्रेड में जो भी टेम्परेचर दिया गया उसमें 273 आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये स्केल जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और ये डिफरेंट मेजरमेंट्स में यूज़ किया जाता है। यानी अगर कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हो, ठीक है, इस यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये वो टेम्परेचर होता है, इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। TTR जो है वो क्या है जी, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, जिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एग्जिस्ट कर सकते हो, और ये जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है इसकी वैल्यू क्या होती है जी, 273.16 केल्विन। तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू है। ठीक है, अगर केल्विन स्केल को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, केल्विन स्केल को डिफाइन करना है, कैसे करेंगे, केल्विन स्केल होता है बेसिकली 1/273.16 ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, 1/273.16 ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको कहते हैं जी 1 केल्विन। डेफिनेशन भी आ गया आपके पास, ठीक है, और साथ ही आपके पास कन्वर्जन भी आ गई है। ठीक है, अब डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जो कि दी हुई होती हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे, मतलब फ़र्ज़ कर लें प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक टाइम पे प्रेशर दिया हुआ है, फ़र्ज़ कर लें प्रेशर, यहाँ पे मैं बता देता हूँ मिसाल देके, फ़र्ज़ कर लें प्रेशर उस वक्त जब टेम्परेचर जो है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है वो PTR है, और किसी भी टेम्परेचर T पे प्रेशर जो है वो P है। ठीक है, इसी तरीके से जब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर था वो TTR था, और अब हम मालूम करना चाह रहे हैं वो टेम्परेचर जिस पे प्रेशर जो है वो P है। तो समझ रहे हैं, जब टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर था तो प्रेशर PTR था, जब प्रेशर P हो गया तो उस वक्त टेम्परेचर कितना होगा, ये चीज़ें मालूम करने के लिए जो है कैलकुलेशन की जाती है। इसको नाम दे देता हूँ मैं जी, T इज इक्वल टू होगा P प्रेशर जो कि टेम्परेचर T पे था, डिवाइडेड बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, कोई भी हो। ठीक है, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम TR भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है, प्रेशर की जगह कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। चलें जी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि केल्विन स्केल में जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो केल्विन स्केल में है। देखें जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो केल्विन स्केल में अगर आपने मेजर करना हो तो 100 में आप 273 प्लस कर देंगे,
373 हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना हो जाएगा जी? 0 में 273 प्लस कर दें, 273 केल्विन। ठीक है जी। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना हो जाएगा जी? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केल्विन स्केल में तो ये हो जाएगा 310.15 केल्विन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जो हैं वो याद रख लेनी है। ठीक है जी। तो अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड आइडियल गैस में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस, आइडियल गैस कौन सी गैस होती है जी? वो गैस जिसके मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। मॉलिक्यूल्स डू नॉट exert force on each other। ठीक है, एक ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है सिर्फ ओनली हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, नो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं? जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइडियल गैस के गैस मॉलिक्यूल, इनको कहते हैं आइडेंटिकल पॉइंट पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पॉइंट पार्टिकल्स कहते हैं इनको, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और ये क्या होते हैं जी? कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इनमें से तकरीबन ये सारे ही जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के भी यही पोस्टुलेट है तकरीबन। ठीक है, तो इन्हीं की बेस पे कुछ लॉज जो हैं हमने डिफ़ाइन किए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि वॉल्यूम का डिफरेंट टर्म्स के साथ क्या रिलेशन है। तो पहले हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की डिपेंडेंस ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिससे जो लॉ बनता है वो एवोगैड्रोज लॉ बनता है। यानी एवोगैड्रोज लॉ जो है वो बेसिकली हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है वॉल्यूम की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंस को। ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ ये कहता है कि अगर क्या है जी, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हों तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। और यहाँ से कांस्टेंट लगा लेंगे तो ये हो गया आपका एवोगैड्रोज लॉ। और एवोगैड्रोज लॉ को आप कैसे लिख सकते हैं जी? ग्राफ में कैसे शो कर सकते हैं कि चूँकि इन दोनों का डायरेक्ट और लीनियर रिलेशन है, तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनका लीनियर ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, जिसमें हम प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंस देखेंगे वॉल्यूम की, जिससे हमें पता चलेगा बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है जी? बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर क्या जी, प्रेशर, बल्कि प्रेशर पे तो हमने डिपेंडेंस देखनी है इसकी, अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कांस्टेंट हों, वो चेंज ना हो रहे हों, तो वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। और यहाँ पे कांस्टेंट लगा लें तो पी वी इज इक्वल टू सी, यानी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम हो, यहाँ पे 1/p हो,
तो क्या बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन। इस तरीके से 1/p के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर p होता तो फिर ये ग्राफ इस तरीके से आ रहा होता, डिक्रीज हो रहा होता। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता, या वॉल्यूम कम होने के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा लॉ। तीसरा लॉ अगर हम बात करें जिसमें हमने टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस देखनी है, तो वो हमें बताएगा चार्ल्स लॉ। ठीक है जी, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशन बन जाएगा जी, डायरेक्ट रिलेशन है तो लीनियर ग्राफ बनेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। तो यहाँ पे आप याद रखना ये 1/p के साथ ग्राफ बनाया, p के साथ नहीं बनाया, इसलिए डायरेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन बना है। तो ये तीनों लॉज हो गए। हम बात कर लेते हैं आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट की। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस क्या कहती है कि प्रेशर वॉल्यूम इन दोनों का प्रोडक्ट पीवी बराबर होता है एन के टी के। ठीक है, मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा, आपको सिंपली बता रहा हूँ। जबकि यहाँ पे के जो है वो क्या है जी, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और के की वैल्यू क्या होगी आपको पता है जी, के की वैल्यू है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जाउल पर केल्विन। ठीक हो गया। अब यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ से अगर इसको आप पुट करें तो कैसे आएगा जी, पी वी इज इक्वल टू n इंटू एन ए के टी। ठीक है, तो एन ए के ये जो है बेसिकली ये बराबर होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर के। ठीक है, आर बराबर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नंबर एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है जी, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू होती है आपके पास जी, हाँ जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की 8.314 जाउल पर मोल केल्विन। ठीक है, जाउल पर मोल पर केल्विन। तो ये होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। तो इस तरीके से अगर देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहले तो मैं इसको निशान लगा रहा हूँ, ये आपने याद रखनी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये दोनों इक्वेशंस आपने याद रखी, दोनों इक्वेशन ऑफ स्टेट है। यहाँ पे कैपिटल एन है, एन के टी, जब के टी की टर्म में लिख रहे होंगे तो कैपिटल एन आएगा, जब आर टी की टर्म में लिख रहे होंगे तो स्मॉल एन आएगा, जो कि बराबर होगा किसके जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इसको आइडियल गैस लॉ के थ्रू हम क्या कहते हैं जी, आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्टार्ट में हम लिख के आए हैं ना, ये जो चीज़ें लिख के आए हैं आइडियल गैस के हवाले से, आइडियल गैस के ये चीज़ें, ठीक है, ये ही बेसिकली पॉस्टुलेट हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी के ये जो आइडियल गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पॉस्टुलेट्स हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम आइडियल गैस के पॉस्टुलेट तो देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जी, चूँकि हम प्रेशर ऑन गैसेज और टेम्परेचर ऑन गैसेज जो है वो
देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप कहते हैं तो बस फार्मूला हम लिख लेते हैं उनका। प्रेशर ऑफ गैस जो है वो बराबर होता है, आपको पता है जी, 2/3 एन नॉट इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से टेम्परेचर की इंटरप्रिटेशन थी 2/3 के इंटू एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब डिफरेंट फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, जिसमें पहला हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स उसी फार्मूले से जो अभी हम टेम्परेचर का लिख के आए हैं वहाँ से हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, जो कि बराबर होगी किसके जी, 3kT/2 के, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेंगे जी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है ना, तो इसी को हम आर की टर्म में भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की टर्म में। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 3RT/2। ये दोनों काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल के फार्मूले, ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला देख लेते हैं। रूट मीन इन्हीं से निकाले हैं, जो एक फार्मूला हम लिख के आ चुके हैं, स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी जी, वो बराबर होगी VRMS इज इक्वल टू 3kT/m। अब चूँकि आपको पता है कि स्क्वायर था स्पीड का उस फार्मूले में, तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा। दूसरा फार्मूला आर की टर्म में, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की टर्म में, 3RT/m, ठीक है जी। यहाँ से अब हम रिलेशन भी बता सकते हैं RMS स्पीड और जो है वो मासेज ऑफ गैस के दरमियान, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो VRMS जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मास के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं जी, V1RMS ओवर, दो गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि इस तरह का अगर MCQ आ जाए तो आपको करना आ जाएगा सवाल। V1RMS ओवर V2RMS इज इक्वल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं स्क्वायर रूट ऑफ देयर मासेस, M2/M1 का स्क्वायर रूट। तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चल लेते हैं, आइडियल गैस को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम डिफरेंट प्रोसेसेस में जो वर्क डन होता है वो निकाल लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ हम क्या निकालने लगे जी, वर्क डन निकालने लगे हैं। तो वर्क डन किस में निकाल रहे हैं जी, पहला है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, अब ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसका आपको पता है कि इसमें जी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है जी। तो इसमें अगर आप वर्क डन निकालें तो वर्क डन का जो फार्मूला होगा वो बराबर होगा -NRT नेचुरल लॉग ऑफ VF फाइनल वॉल्यूम ओवर इनिशियल वॉल्यूम। चलें जी, ये होगा वर्क डन। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी जी, इन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, फार्मूले आपने अच्छे तरीके से जो है ना याद कर लेने हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, क्योंकि आइसोबैरिक में क्या है जी, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो किसके बराबर आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू -P इंटू VF -VI। ये आपका वर्क डन होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी किस प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस,
तो आइसोकोरिक प्रोसेस में चूँकि आप जानते हैं कि आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो चूँकि वर्क डन तो डिपेंड ही पी डेल्टा वी पे करता है, तो डेल्टा वी यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो वर्क डन आपका क्या रहेगा, 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है ना। तो चूँकि V कांस्टेंट है तो P 0 और वर्क डन यहाँ से आ जाएगा 0, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी जी, एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए थर्मल आइसोलेशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो थर्मल आइसोलेशन लिख रहा हो तो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस ना समझना, थर्मल आइसोलेशन का मतलब है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस लिख रहा होगा या थर्मल आइसोलेशन लिख रहा होगा, थर्मल आइसोलेशन, ठीक है जी। तो थर्मल आइसोलेशन में या एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है जी, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, ठीक है। हीट कांस्टेंट रहेगी सिस्टम की, ना लीव करेगी ना एंटर होगी, ठीक है जी। तो अगर बात करें थर्मल आइसोलेशन में वर्क डन की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा ये PPSC में आ भी चुका है इसका फार्मूला। तो ये जो वर्क डन है बराबर होगा 1/γ -1। गैमा क्या है जी, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, PF VF माइनस फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन। तो ये है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन। तो आपने ये जो है वो याद रखना है। बाकी मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट के बारे में मैं आपको पूरा जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम बात करेंगे वॉन डर वाल की इक्वेशन ऑफ स्टेट की, और वॉन डर वाल ने क्या जो है अजम्पशन की थी उसके बारे में। वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब वॉन डर वाल ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो 2 पोस्टुलेट्स हैं उनको गलत साबित किया था। तो वॉन डर वाल ने कहा था कि गैसेस जो हैं इनका डेफिनेट डायमीटर होता है, ठीक है। तो यानी डायमीटर भी हमने काउंट करना है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा उसने कहा था कि रियल गैसेस जो हैं उनके लिए ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि रियल गैसेस जो हैं वो उनके पॉइंट पार्टिकल्स नहीं होते। 3 चीज़ें यहाँ पे लिखूँगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैसेस आर नॉट पॉइंट पार्टिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल्स नहीं हैं ये, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने कहा था कि हैं, ठीक है। दूसरा उसने कहा था कि इसका डेफिनेट डायमीटर है या डेफिनेट शेप है, गैस मॉलिक्यूल्स की डेफिनेट शेप है, डेफिनेट डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। और तीसरा जो उसने पोस्टुलेट बताया था कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, रियल गैस मॉलिक्यूल्स, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। दे एक्सर्ट, ठीक है, क्योंकि रियल जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने कहा था कि ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। दे एक्सर्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑन ईच अदर। तो यहाँ से ये जो लास्ट वाले 2 पोस्टुलेट हैं इसके, डेफिनेट डायमीटर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इन दोनों की टर्म्स जो है वो इक्वेशन ऑफ स्टेट में हम ऐड करेंगे। तो इन दोनों की जो टर्म्स हम ऐड करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट में, तो वो वॉन डर वाल की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो उसकी जो बेसिक कंट्रीब्यूशन थी वो कौन कौन सी थी, डेफिनेट डायमीटर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो ये हैं उसकी बेसिक कंट्रीब्यूशन
बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशंस किसकी जी? वॉन डेर वाल्स की। तो इनकी टर्म्स अगर हम ऐड कर दें, इनकी टर्म्स ऐड करने के बाद जो इक्वेशन ऑफ स्टेट बन जाती है जो कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी थी, तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगी जी? P प्लस ए एन ओवर वी स्केयर, ठीक है, इंटू वी माइनस एन बी, या इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ ताकि क्लियरली आपको समझ भी आ जाए और इसकी जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको हम डिफाइन भी कर लें। तो यहाँ से P प्लस ए इंटू एन ओवर वी स्केयर, ठीक है, ये होगी पहली टर्म। प्रेशर को उसने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, और प्रेशर में ये जो टर्म ए ऐड की है, ठीक है, टर्म ए जो है वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के लिए है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा अभी। दूसरी टर्म जो है V माइनस एन बी, पी वी हो गया ये, इज इक्वल टू एन आर टी, पहले वाला ही, ठीक है। तो प्रेशर को भी उसने क्या कर दिया उसको चेंज, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, और वॉल्यूम को भी मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट ए है, ए जो है वो मॉडिफाई कर रहा है करेक्शन किसके लिए? करेक्शन फॉर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, करेक्शन फॉर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और यहाँ पे ये जो B है, कांस्टेंट B, ठीक है, ये करेक्शन कर रहा है डेफिनेट या फाइनाइट मॉलिक्यूलर साइज की, करेक्शन फॉर फाइनाइट मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वो बात औकात ये कह देता है जी इनका आप यूनिट बताएं, ठीक है, आप यूनिट बताएं, बी का यूनिट बताएं या ए का यूनिट बताएं। तो आपने बेसिकली बी और ए का यूनिट जो है वो ये बताना, देखें जो प्रेशर का यूनिट होगा ना वो इस पूरी टर्म का यूनिट होगा, जो प्रेशर का यूनिट होगा वो इस पूरी टर्म का यूनिट होगा, ठीक है। तो एन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनका कोई यूनिट नहीं होगा। जो रह गया वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का स्केयर है, मतलब वॉल्यूम का स्केयर क्या होगा? वॉल्यूम के वॉल्यूम मीटर क्यूब, और मीटर की पावर 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी मीटर की पावर 6 होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वॉल्यूम है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है? वॉल्यूम है, क्योंकि इसकी एक साइड जो है वॉल्यूम है, तो इसमें से माइनस होकर जो दूसरी टर्म है वो भी लाजमी तौर पे क्या होगी? वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो एन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो बी का भी यूनिट जो है वो वॉल्यूम वाला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं, और ये जो है आपके सामने इक्वेशन ऑफ स्टेट है वॉन डेर वाल की करेक्शन के बाद, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है चीज़ें। तो यहाँ पे आप इनका जो है यूनिट मालूम कर सकते हैं। जो प्रेशर का यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा? ए इंटू एन ओवर वी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे आपने प्रेशर बनाना है, तो जो वो बनाने के लिए ए की जो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वही यूनिट होगा इसका। इसी तरीके से वी का जो यूनिट होगा वही जो है वो एन बी का यूनिट होगा। इनको इक्वल ना समझ रहे हैं, इनके यूनिट्स को मैं इक्वल कर रहा हूँ। इक्वल का साइन हटा ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यूनिट्स निकालने के लिए आपको ये काम लाजमी तौर पे करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंटरनल एनर्जी पे। इंटरनल एनर्जीज, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है? बेसिकली एनर्जी एसोसिएटेड विद द ट्रांसलेशनल रैंडम एंड डिसऑर्डर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो तमाम तरह की जो एनर्जी है उनके साथ एसोसिएटेड एनर्जी होती है ये। तो आप कह सकते हैं इट इज़ द सम ऑफ, it is the sum of all kinds of molecular energies, all kinds of molecular energies
ठीक है, सच एज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि आइडियल गैस पार्टिकल्स की, तो आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो होती है, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है। गैस मॉलिक्यूल की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की। तो हम क्या कहेंगे अगर आइडियल गैस की बात किया जाए, फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो होती है क्योंकि वो एक दूसरे पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहे होते। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वही उनकी इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, यानी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, ये इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तो nRT लिख सकते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इन चीज़ों पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं मोनोटॉमिक गैस के लिए कि मोनोटॉमिक गैस की जो है वो इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है जी, मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होगा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बराबर होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ जी, इंटरनल एनर्जी इसको ई इंटरनल से शो कर दें बेशक आप, ई इंटरनल बराबर होगी KT/2 और इसके साथ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो होते हैं जिसमें पार्टिकल जो है वो मूव कर सकता है, उसके लिए मूव करना अलाउ होता है। अगर 2 एक्सिस पे मूव करता है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 एक्सिस पे मूव कर सकता है तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, और इसी को बेसिकली हम कहते हैं इक्वी पार्टीशन थ्योरम। ठीक है, यही स्टेटमेंट है बेसिकली इक्वी पार्टीशन थ्योरम की भी, इक्वी पार्टीशन थ्योरम। इक्वी पार्टीशन थ्योरम क्या कहता है कि एक मोनोटॉमिक गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी एक मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए इंटरनल एनर्जी बराबर होती है 3KT/2, जिसमें 3 क्या है जी, 3 है आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यही आपका जो है वो इक्वी पार्टीशन थ्योरम है। ठीक है, तो अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों तो ये इंटरनल एनर्जी कितनी बन जाएगी, ई इंटरनल इज इक्वल टू फिर हो जाएगा 3NKT/2। इसको R की टर्म्स में लिखना है तो ई इंटरनल इज इक्वल टू 3NRT। अब यहाँ पे स्मॉल n मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि R के साथ यूज़ होगा स्मॉल n, क्योंकि फिर बाद में हम कन्वर्ट कर लेते होते हैं इसको। ठीक है, तो ये होगी मोनोटॉमिक गैस के लिए इक्वी पार्टीशन थ्योरम हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं फॉर डायटोमिक गैस। फॉर डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए आपके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 5 हो जाएंगे, क्योंकि ये डायटोमिक गैस है, ये रोटेट भी कर रही है। ठीक है, मोनोटॉमिक गैस में सिर्फ ट्रांसलेशन होती है, डायटोमिक गैस में रोटेशन भी होती है। तो डायटोमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, 5KT/2। ठीक है, यहाँ पे 5 जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे मोनोटॉमिक गैस के लिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और यहाँ से अगर
n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए ये क्या बन जाएगी 5 NKT/2। और इसी तरीके से अगर इसको आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो 5 NRT/2। ठीक है, तो ये जो स्मॉल n है मैं फिर से बता देता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है, तो कन्वर्ट करके हमने लिखा है ये R। अब बात कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक गैस, तो पॉली एटॉमिक गैस के लिए क्या होगा, तो अगर पॉली एटॉमिक गैस की बात करें तो उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो बराबर होगी 6kT/2, यानी इसको आप 3kT भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जी, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन से गैस मॉलिक्यूल में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो अगर इसको आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n हो तो क्या हो जाएगा जी, 6NKT/2, यानी लिख सकते हैं 3NKT। इसी तरीके से अगर R के टर्म्स में लिखना हो तो 6n, स्मॉल n लिखना है यहाँ पे, 6 इंटू स्मॉल n RT/2, और इसको हम 3n, सॉरी स्मॉल n लिखना है यहाँ पे, 3NRT। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है, ये हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं। तो इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।